ओके ओके। सबसे पहले हम करेंगे आज समाजशास्त्री सिद्धांत। आज का हमारा जो टॉपिक है समाजशास्त्री, हम समाजशास्त्र के सिद्धांत से परिचित होंगे, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 में हमारा है कार्ल मार्क्स की कृतियों के दार्शनिक आधार। कार्ल मार्क्स की जो कृतियां जो उन्होंने लिखा हुआ है उसके दार्शनिक आधार क्या है, उनकी जो फिलोसफी थी उसके बारे में वो क्या है। दर्शन शास्त्र का मतलब ही फिलोसफी होता है, और जो कार्ल मार्क्स थे वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, है ना। सबसे पहले इसके जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उद्देश्य प्रस्तावना। जैसा कि हम बढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि जो उद्देश्य और प्रस्तावना है ये तो कॉमन हमारे पॉइंट होते हैं। इसके बाद है हमारा कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया उसके बारे में। उन्होंने प्रारंभिक वर्ष, बर्लिन काल, पेरिस में उन्होंने क्या क्या किया था। क्रांतिकारी मार्क्स, यानी कि वो एक क्रांतिकारी के रूप में कब आए थे। निष्कासन, यानी कि वो समाज से कहाँ और किधर किधर गए थे, है ना। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और समाज और इतिहास से उन्होंने क्या क्या समाज और इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा था और क्या क्या बताया था। अन्य विचारकों के प्रभाव, अन्य विचारकों के उन पर क्या प्रभाव पड़े थे। जर्मन दर्शन एवं आदर्शवाद। और इसमें अगला पॉइंट है हमारा भौतिकवादी। ओके, सब है। उसके बाद है हमारा वर्ग और अधीनता का संबंध, है ना। कि अलग अलग वर्ग के जो लोग रहते थे पहले, जैसा कि आज भी हम लोग ब्राह्मण को सबसे ऊपर मानते हैं, उसके बाद हमारे क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इसी तरीके से पहले भी ये जो था हमारा हमारी जो ये समाज था पूरा एक वर्ग के रूप में बटा हुआ था। और अधीनता का संबंध, यानी कि वर्ग के हिसाब से अधीनता, यानी कि अधीनता का मतलब होता है गुलाम बने रहना, है ना। किसी के अधीन रहना, अंडर में रहना। इसका संबंध। अब है हमारा उत्पादन के साधन, संबंध, शक्तियां एवं रीतियां। उत्पादन के क्या क्या साधन थे, क्या क्या संबंध थे, किसकी क्या शक्तियां थी और क्या क्या रीतियां थी। अब हम पढ़ेंगे आगे इसके उद्देश्य। उद्देश्य क्या होंगे इसके। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप कार्ल मार्क्स की जीवन चरित्र वर्णन के योग्य करने के चरित वर्णन करने के योग्य बन सकेंगे। कार्ल मार्क्स के लेखन को प्रभावित करने वाले, उनके उनके जो उन्होंने जो लिखा था उसको प्रभावित करने वाले उनके जो बौद्धिक विचार थे उसकी संक्षिप्त रूपरेखा, यानी कि शॉर्ट में हम उसे कैसे पढ़ेंगे, है ना, उसको प्रस्तुत करने के योग्य बन सकेंगे। कि आप क्या क्या इसको समझ के क्या क्या बता सकते हैं, वो हम इसे बता रहे हैं कि हमारे उद्देश्य क्या है। इसको जानने के बाद हम क्या क्या सीख पाएंगे, है ना। कार्ल मार्क्स की कृतियों में अभिव्यक्त प्रमुख विचारों को स्पष्ट करने के योग्य बन सकेंगे। इसके बाद है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना कर तो इंट्रोडक्शन, यानी कार्ल मार्क्स के बारे में से इसमें बताया हुआ है कि वो उनका जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, दर्शन को लेकर के, दर्शन शास्त्र को लेकर के। कार्ल मार्क्स एक महान जर्मन दार्शनिक थे। वो जर्मन के रहने वाले थे और दार्शनिक थे, यानी फिलोसोफर थे, है ना। फिलोसफी का मतलब ही होता है कि किसी एक टॉपिक को लेकर उसका बहुत डिटेल में हम बताएंगे ना, तो वो फिलोसफी कहलाती है। उन्होंने विविध विषय वस्तुओं को लेकर लेखन किया, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा। उसमें क्या क्या थे जिनमें शामिल है उत्पादन की पूंजीवादी रीति। किसी भी चीज का उत्पादन होता है, किसी भी चीज को हम बनाते हैं, उसे उगाते हैं, तो उसकी पूंजीवादी, उसमें किस तरह की पूंजी लगती है, रीति। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष, कि उस समय जो वर्ग था और वर्ग लोग जिस वर्ग में बटे हुए थे उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया। राजनीतिक अर्थव्यवस्था, उस समय की राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या थी। आगे हम पढ़ेंगे अलगाववाद, और ऐसे अनेकों अनेकों महत्वपूर्ण विषय वस्तु सम्मिलित है, इसके अंतर आते हैं ना, अंतर्गत। इसके अलावा उनकी अनेक विषय वस्तुओं ने अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र आदि विषय क्षेत्रों में एक अर्थपूर्ण अंतर्दृष्टि भी प्रदान की, यानी कि एक उन्होंने एक पर्टिकुलर मीनिंग बताया, कि एक बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, है ना। इकाई का आरंभ हम कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय से करेंगे। इस मतलब इसका जो यूनिट का जो हम इंट्रोडक्शन करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, वो हम कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय से करेंगे, ताकि आप उस सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक राजनीतिक परिवेश से अवगत हो सके, यानी आप जान सके जिसमें उनके विचार विकसित हुए। तदुपरांत हम उन विशिष्ट बौद्धिक विचारों का अवलोकन करेंगे। उसके उसके पश्चात, यानी तदुपरांत यानी कि उसके बाद हम क्या करेंगे, उन विशिष्ट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बौद्धिक विचारों का अवलोकन करेंगे। उनके जो मतलब उनके जो विचार रहे थे उस समय क्या रहे थे, जिन्होंने जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया था। अंततः हम उनके लेखों में निहित, यानी कि उन्होंने जो लिखा था उसमें निहित, यानी कि इंक्लूड, है ना, कुछ महत्वपूर्ण विचारों को समझेंगे। कैसे समझेंगे। सबसे पहले उनका है हमारा जीवन परिचय।
कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स के जीवन की 5 प्रावस्थाएं, यानी कि जो समय था उनके अलग अलग जो प्रावस्थाएं रही थी। आइए इस प्रत्येक प्रावस्था पर गूढ़ दृष्टि, गूढ़ यानी कि गहराई से दृष्टि डालें, हम उसे समझे। प्रारंभिक वर्ष में उन्होंने क्या क्या किया था, यानी कि स्टार्टिंग में, है ना। कार्ल हाइनरीश मार्क्स अपने माता पिता हाइनरीश और हेनरिटा मार्क्स की दूसरी संतान थे, वो उनके दूसरे और सबसे बड़े पुत्र थे, है ना। उनके सबसे बड़े पुत्र थे। एक उनका और छोटा बच्चा था और ये सेकंड नंबर पे थे, है ना। उनका जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइनलैंड प्रांत, प्रांत यानी कि एक नगर जिससे बोल सकते हैं ना, प्रांत यानी सॉरी राज्य, इसके क्या हुआ था कि ट्रियर नामक नगर में हुआ था। प्रांत राइनलैंड प्रांत के ट्रियर नामक नगर में हुआ था, जहां उनके पिता हाई नरीश मार्क्स वकालत किया करते थे, यानी कि वकालत का काम किया करते थे। आगे दिया हुआ है हमें, हाई नरीश मार्क्स जर्मनी के छोटे परंतु पूरी जर्मनी में फैले यहूदी समुदाय यानी कि पहले एक यहूदी, आज जो है यहूदी धर्म के लोग यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं। जर्मनी में क्या था, यहूदी समुदाय काफी बड़ा था। पूरी जर्मनी में पहले यहूदी समुदाय यानी कि यहूदी धर्म के जो लोग थे उसके सदस्य थे, है ना। इस काल में जर्मनी में नेपोलियन का राज्य था, नेपोलियन एक राजा था, उसका राज्य था। और इसी काल में वो भी बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था उस समय, है ना। और इसी काल में यहूदियों ने व्यापार एवं व्यवसाय के उन अवसरों का लाभ उठाया था। व्यापार यानी कि व्यापार किया और व्यवसाय किया, ठीक है, क्या क्या बिजनेस किया एक तरीके से। उन अवसरों को यानी कि ऐसे ऐसे चांसेस मिले और उनसे उन्होंने इतना बहुत ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट कमाया था कि उन्हें पहले उपलब्ध नहीं थे, जो कि उन्हें पहले उपलब्ध नहीं थे। नए विस्तृत अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनेक यहूदी परिवारों ने अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बदल दिया था, कि नए नए तरीकों अपनाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपने अपने जीवन के ढंग को बदल दिया, जीवन शैली को उन्होंने बदल दिया, जो पहले हुआ करती थी, कि अब पहले की चीजों को बहुत छोड़ते जा रहे हैं, आज हम नई चीजों को फिर से अपना रहे हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे करके जो चेंजेस आए थे वो उसी समय से आना शुरू हो गए थे, है ना। इसका अर्थ यह था, ओके, वर्ष 1828 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद, 1828 में क्या होता, नेपोलियन हार क्या था, के बाद वियना कांग्रेस ने जर्मन राइनलैंड प्रांत को प्रशा राज्य को सौंप दिया था। क्या किया था, वियना कांग्रेस ने जर्मन राइनलैंड प्रांत को, जो जर्मनी का राइनलैंड प्रांत था उसको उसको प्रशा को सौंप दिया था, प्रशा राज्य को सौंप दिया था। इसका अर्थ यह था कि जर्मनी फिर एक बार सामंतवादी राज्यों में बट गया, यानी कि सामंतवादी राज्य क्या था, जहां पर पहले एक तरीके से प्रांतीय प्रांत और राज्य अलग अलग, ओके आई एम एक्सप्लेनिंग। और क्या हुआ था, यहूदियों को फिर से प्रांतीय राजनीतिक और धार्मिक प्रतिबंधों को झेलना पड़ा था। क्या होता था कि पहले बाउंडेशन हुआ करती थी हर चीज की, कि टैक्सेस भी पे करना पड़ते थे। और अलग अलग सामंतवादी राज्य का अर्थ यह था कि राज्य को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, है ना। कुछ लोग बदली जीवन शैली को मार्ग नहीं छोड़ पाए, का मार्ग नहीं छोड़ पाए। और ऐसे लोगों में कार्ल मार्क्स के पिता भी थे, वो अपनी जीवन शैली को नहीं बदल पाए थे, वो पुराने ही तरीके से अपने जीवन को जीते थे। ओके, बर्लिन का जो काल था वो था 1939 से शुरुआत हुई थी इसकी, है ना। अब आगे हम देखेंगे, वर्ष 1817 में कार्ल मार्क्स के जन्म के एक वर्ष पूर्व उनके पिता ईसाई चर्च के सदस्य बन गए थे। वो क्या करते थे, ईसाई चर्च के सदस्य बन गए थे। धर्म के प्रति कार्ल मार्क्स को उग्र दृष्टिकोण का एक कारण आंशिक रूप से यह भी हो सकता है, धर्म के प्रति वो क्या थे, काफी कार्ल मार्क्स का जो था उग्र दृष्टिकोण था। उग्र वह लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना वो। तो उग्र दृष्टिकोण मतलब कि अपने विचारों का एकदम पक्का होना, किसी कोई उनके उनके विचारों को आसानी से बदल ना सके, और एकदम से वो उग्र हो जाते हैं। तो उग्र दृष्टिकोण का एक कारण आंशिक रूप से यह भी हो सकता है कि उस समय इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को एक विशिष्ट दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता था। क्या किया था, लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, कि जो मनुष्य जहाँ रहेगा और जहाँ का धर्म, जहाँ ज्यादा धर्म, जिस धर्म के लोग रहते हैं उसे वही धर्म अपनाना पड़ता था, ताकि धर्मवाद को बढ़ावा मिले, है ना। लेकिन हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है ना, वहां पे हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म को पूरी पूरी छूट है, कोई किसी बाउंडेशन में नहीं रहता, सबको समान अधिकार प्राप्त है।
तो सिर्फ हमारे इंडिया में ही ऐसा है ना। अपने पिता की सलाह पर कार्ल मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रवेश लिया। उन्होंने कहा कि विधि संकाय में प्रवेश लिया। वर्ष 1836 ईस्वी में के पतझड़ में उन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय भेज दिया, यानी कि बर्लिन कॉलेज में उनका एडमिशन, पतझड़ यानी कि जब पतझड़ का मौसम होता है उस समय में उन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय भेज दिया गया। अब है हमारा बर्लिन काल। बर्लिन काल क्या था? बर्लिन विश्वविद्यालय में बर्लिन विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स का समय हिंगलवादी दर्शन के प्रभाव से गुजरा। क्या था? कि हिंगलवादी दर्शन के प्रभाव में गुजरा था। वे युवा हिंगलवादी के समूह के सदस्य बन गए थे। वे क्या हुआ था? बर्लिन विश्वविद्यालय में जो कार्ल मार्क्स थे वे युवा हिंगलवादी के सदस्य बन गए थे। जर्मन बुद्धिजीवियों के जीवन में ये हताशा के वर्ष थे, यानी कि बहुत जर्मन बुद्धिजीवियों के जीवन में बहुत हताशा के वर्ष थे। उनके लिए बहुत ज्यादा दुख का समय था एक तरीके से देखा जाए तो। न्याय शास्त्र का छात्र होने के नाते देखिए, जो राजनीति जो फिलोसोफर होता है, जो दर्शन जानता है वो न्याय जरूर जानता है। तो न्याय शास्त्र का छात्र होने के नाते कार्ल मार्क्स ने एडवर्ड गॉन्स के व्याख्यानों को सुना। उन्होंने क्या किया? एडवर्ड गॉन्स के व्याख्यान, यानी कि जो भाषण देते हैं ना जो लोग अपने एक तरीके से जो फिलोसोफर ही होते हैं, एक फिलोसोफर होता है वही अच्छा भाषण दे सकते हैं, क्योंकि उसी को ही पूरी नॉलेज होती है किसी टॉपिक के बारे में। तो आप किसी टॉपिक के बारे में जानेंगे तभी उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो जो एडवर्ड गॉन्स थे वो भी अच्छे व्याख्यान देते थे। तो उनके व्याख्यानों को उन्होंने सुना, जो कि उस समय हिंगल के प्रमुख शिष्य थे, यानी कि हिंगल जो उनका जो एक समूह था उसके प्रमुख शिष्य थे। एडवर्ड गॉन्स का कार्ल मार्क्स पर काफी प्रभाव था। मार्क्स ने हम जैसे बोलते हैं ना कि हमने किसी को अपना आइडियल बना लिया, हम किसी के विचार सुन के उससे बहुत प्रभावित हुए, इस तरीके से क्या हुआ था? जो कार्ल मार्क्स थे वो एडवर्ड गॉन्स के विचारों को सुनकर के, उनके व्याख्यान सुनकर के उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उनके व्याख्यान उन्हें बहुत पसंद आए थे। तो मार्क्स ने उनसे सैद्धांतिक आलोचना की पद्धति सीखी, यानी कि सिद्धांत के आधार पर आप किस तरह आलोचक बन सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। गॉन्स ने मार्क्स को बताया कि न्याय शास्त्र में इतिहास के दर्शन के सभी प्रकारों को प्रयुक्त और सत्यापित करने का वैधानिक क्षेत्र क्या है, कि आप विधि विधान से आप कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को सत्य कैसे बताएंगे, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए, कोई क्लू होना चाहिए, या फिर कोई प्रूफ होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने ये सारी चीजें उनको समझाई। इसके परिणाम स्वरूप युवा मार्क्स ने प्रत्यक्षवाद पर हिंगलवादी विचारों के प्रतिद्वंदी सिद्धांत की रचना करने का प्रयास किया। इस पर मार्क्स के पिता की मीमांसीय परिकल्पनाओं को छोड़ देने की सलाह के बावजूद भी, मतलब कार्ल मार्क्स से जो था पूरा पुरानी परंपराओं को छोड़ तो मान ही रहे थे, उनकी जो पहले की कल्पनाएं थी उसको छोड़ देने की सलाह के बावजूद भी मार्क्स ने अपने विधिक अध्ययन को छोड़ दिया तथा दर्शन शास्त्र के अध्ययन में पूरी तरह वो लीन हो गए। उन्होंने क्या किया कि विधिक जो था, जो सीखना चाह रहे थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया और दर्शन शास्त्र के अध्ययन में पूरी तरह वो लीन हो गए। कोलोन शहर के एक अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता मोजेस हेस ने राइनिशे साइतोंग नामक जर्नल में लेख लिखने के निमंत्रण दिलाने में मार्क्स की सहायता की। क्या किया उन्होंने? कोलोन शहर के एक अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता मोजेस हेस ने राइनिशे साइतोंग नामक जर्नल में लेख लिखने के निमंत्रण दिलाने की में मार्क्स की सहायता की, यानी कि उन्होंने उन्हें वहां पे जाने का मौका मिला, उन्हें वहां से निमंत्रण आया, है ना। अब बाद में मार्क्स इसके मुख्य संपादक बन गए। शीघ्र ही उन्हें यह आभास हो गया कि वे जर्मनी में स्वच्छंद तरीके से लिख और बोल नहीं सकेंगे। उन्हें क्या विश्वास हो गया कि वे जर्मनी में स्वच्छंद यानी कि एकदम स्वतंत्र होकर के वो लिख और बोल नहीं सकेंगे। अतः मार्क्स ने फ्रांस जाने का निश्चय कर लिया, है ना। क्योंकि उनके क्या वो थे उग्रवादी, और उनके उग्रवादी विचारों को हर कोई नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था, है ना। तो मार्क्स ने फ्रांस जाने का निश्चय कर लिया। अपने विवाह के पश्चात 1843 में वे पेरिस चले गए, है ना। फ्रांस में ही जो है पेरिस। अब पेरिस में उन्होंने क्या क्या किया? 19वीं शताब्दी के मध्य में जब कार्ल मार्क्स पेरिस आए
तो फ्रांस की इस राजधानी में यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उथल पुथल मची हुई थी। पहले से क्या था, यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन जहां तक मार्क्स का प्रश्न है, उनके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही प्रश्न घूम रहा था कि फ्रांसीसी क्रांति के विफल होने का मुख्य कारण क्या था। और क्या आपको पता है कि मार्क्स ने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए क्या किया? आगे देखते हैं। उन्होंने क्रांति के ऐतिहासिक अभिलेखों और उनसे जुड़े विषयों पर तथा इस पर फ्रांस में लिखे गए असंख्य लेखों का अध्ययन किया। उन्होंने हर चीज की स्टडी की, बहुत अच्छे से उसको पढ़ा। क्या आपको विश्वास होगा कि इस 25 वर्षीय कठोर परिश्रमी युवक ने, वो सिर्फ 25 वर्ष के थे जब उन्होंने ये सब लिखा था, कठोर परिश्रमी युवक ने इस भीमकाय कार्य को मात्र 1 वर्ष में ही पूरा कर दिया। मतलब उन्होंने 1 साल में उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। विद्यानाथ अध्ययन में लीन रहते थे, उस ऑलमोस्ट इसी काम में लगे रहते थे, इसकी स्टडी करते रहते थे। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार उन्होंने तब पढ़ाई की थी जब उन्होंने युवा हिंगलवादियों के समूह को अपनाया था, और वे हिंगलवाद के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, वो हर चीज को जानने के बहुत इच्छुक रहा करते थे, और पढ़ने की उन्हें बहुत ज्यादा लगन थी, तभी वो बहुत अच्छे दार्शनिक बन पाए। फ्रांस और इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों के कार्यों के अध्ययन के बाद मार्क्स को हिंगलवाद से जुड़े हुए अनेक मुद्दों पर काफी स्पष्टता हो गई। क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों के कार्यों के अध्ययन के बाद जब उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, मार्क्स को हिंगलवाद से जुड़े अनेक मुद्दों पर काफी स्पष्टता हो गई कि हिंगलवाद असल में है क्या। उन्होंने फ्रांस और जर्मनी की सामाजिक आर्थिक दशाओं की तुलना प्रारंभ की। उन्होंने जर्मनी जर्मनी के बारे में फिर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके समाज, आर्थिक दशाओं की तुलना यहाँ से, फ्रांस से कर दी। यद्यपि मार्क्स फ्रांसीसी समाजवादी लेखकों तथा अंग्रेजी अर्थशास्त्रियों से प्रभावित थे। और वो किससे प्रभावित थे? फ्रांसीसी समाजवादी लेखकों से और अंग्रेजी अर्थशास्त्रियों से। लेकिन वे इनकी विद्वता के आलोचक भी कम नहीं थे। वो क्या थे? इनकी विद्वता, यानी कि जो जितना इनके अंदर टैलेंट था के आलोचक भी कम नहीं थे। मतलब कि वो हर बिंदु को हर तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव हर थॉट उसमें वो इंक्लूड कर देते थे, अपनी जो कृतियां उसमें लिखते थे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा अच्छा ही लिखे, वो कुछ बुराइयां भी उसमें इंक्लूड कर देते थे। मार्क्स के अनुसार इन विद्वानों ने इतिहास का मर्म नहीं समझा था। क्या हुआ था? मार्क्स के अनुसार जो है, इन विद्वानों ने इतिहास का मर्म नहीं समझा था। मार्क्स का ये कहना था कि इनको इतिहास का मर्म पता ही नहीं है। मार्क्स के विचार से इनकी विद्वता में गंभीरता और सत्यनिष्ठा का अभाव था। यानी कमी थी, अभाव का अर्थ होता है कमी। लेकिन यहाँ देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एक तथ्य, यानी कि एक जो फैक्ट होता है, कार्ल मार्क्स जहां हिंगलवाद के कट्टर आलोचक थे, वहीं दूसरी तरफ मानव समाज की संरचना के बारे में उन्होंने हिंगल के विचारों को ही स्वीकार किया, है ना। दूसरे शब्दों में, हिंगल की भांति मानव इतिहास की प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों के बीच औपचारिक संबंधों में मार्क्स की भी आस्था थी। क्या था? कि दूसरे शब्दों में हम अपने दूसरे थॉट में कहे इसको, तो हिंगल की भांति, यानी हिंगल की तरह मानव इतिहास की प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों के बीच, है ना, इतिहास की प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों के बीच औपचारिक संबंधों में मार्क्स की भी आस्था थी, या वो भी इंटरेस्टेड थे। परंतु इन तत्वों के बारे में उनकी समझ हिंगल से हटकर फ्रांसीसी चिंतक सेंट सिमो तथा उनके अनुयायियों के विचारों के अध्ययन पर टिकी थी। क्या था? कि वो किसको ज्यादा, फ्रांसीसी चिंतक जो थे सेंट सिमो तथा उनके अनुयायी, यानी कि उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके विचारों पर वो ज्यादा अभी फोकस कर रहे थे। इस प्रकार हिंगल की आलोचना करने से मार्क्स को एक नए दृष्टिकोण और एक नई कार्य योजना का आधार मिल गया। यह वे समय था जब मार्क्स साम्यवाद में रुचि लेने लगे थे, यानी कि साम्यवाद में वो विश्वास करने लगे थे, इंटरेस्ट लेने लगे थे। इसी समय उसकी इसी समय में उसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजल्स नामक क्रांतिकारी से हुई। ये एक जर्मन क्रांतिकारी थे, जर्मन के रहने वाले थे, तथा एक कपड़ा मिल मालिक के पुत्र थे, है ना। जो कपड़ा मिल थी उसके मालिक के पुत्र थे। कौन? फेडरिक एंजल्स। मार्क्स द्वारा प्रकाशित आर्थिक जर्नल में
लेखन संदर्भ में इन लोगों की मुलाकात वर्ष 1844 की पतझड़ ऋतु में हुई। जब पतझड़ का समय आया, यानी ऑटम जो सीजन होता है हम इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, और इस इनके बीच दोस्ती हो गई जो एक लंबे समय तक कायम रही। संदर्भ में इन लोगों की मुलाकात जो है कहाँ हुई? 1844 ईस्वी में पतझड़ के मौसम में हुई और इनके बीच दोस्ती हो गई, वो लंबे समय तक कायम रही। अपने फ्रेडरिक एंजल्स और हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं कार्ल मार्क्स, अपने लेखन में उन्हें एंजल्स की मित्रता का बड़ा लाभ मिला। उन्होंने उसको उनको लिखने में बहुत हेल्प की क्योंकि उनके पास भी काफी अच्छी नॉलेज थी। अब एंजल्स ने क्या कि एंजल्स में अन्य विचारकों के बौद्धिक कार्यों की महत्ता को, यानी महत्व को पहचानने और विश्लेषित करने तथा उनकी प्रायोगिक प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकली अनुप्रयोज्यता को समझाने की अद्भुत क्षमता थी। वे हर चीज को बहुत अच्छे से समझ पाते थे और समझा भी देते थे। तो ना केवल यही, अपितु एंजल्स ने मार्क्स को सुरक्षा का भाव भी प्रदान किया। क्या किया? एंजल्स ने मार्क्स को सुरक्षा का भाव भी प्रदान किया कि आप लिखे भी ऐसे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आपकी लेखनी भी अच्छी हो, है ना? तो क्या हुआ आगे? जिसकी मार्क्स को काफी जरूरत थी। यह भी कहा जा सकता है कि इसके बदले में मार्क्स ने अपने मित्र को वो स्नेह दिया, यानी कि बहुत जो प्यार दिया जो कि उन्होंने केवल अपनी पत्नी और बच्चों को ही दिया था। मतलब वो बहुत अपना मानते थे उनको, है ना? पेरिस में क्या हुआ फिर? पेरिस में मार्क्स का जो संक्षिप्त परंतु अत्यधिक सर्जनात्मक काल वर्ष 1845 के प्रारंभ में उस समय समाप्त हो गया जब उन्हें पेरिस से निष्कासित कर दिया गया, यानी कि उन्हें वहां से जब निकाल दिया गया। समाजवादी पत्रिका फोयरवर्ड्स में प्रशा के शासी राजा के खिलाफ टिप्पणी छपी थी। क्या हुआ था यहाँ पे? प्रशा के शासी राजा के खिलाफ एक टिप्पणी छपी थी और प्रशा के शासकों में इन गतिविधियों से जुड़े उस संपूर्ण समूह के निष्कासन की मांग थी। क्या थी? उसके पूरे संपूर्ण समूह की जो पूरा ग्रुप था उसके निष्कासन, यानी कि उसको उनको पूरे ग्रुप को वहां से वो निकालना चाहते थे, जिनमें कार्ल मार्क्स भी एक थे, जिनमें कार्ल मार्क्स भी आते थे। उनकी पत्नी और एक वर्षीय बेटी के साथ पेरिस छोड़ वे ब्रसल्स चले गए। कहाँ चले गए? ब्रसल्स चले गए। और उनका मित्र एंजल्स भी वहां पे आ गया। यहाँ बहुत अच्छी दोस्ती थी ना इन लोगों की। तो जहाँ जहाँ एंजल्स वहां पे मार्क्स, जहाँ एंजल्स वहां पे मार्क्स, ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ जर्मन कम्युनिस्ट कामगार संगठनों के संपर्क में मार्क्स ने इन कामगारों के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना का निश्चय किया। क्या किया? जर्मन कम्युनिस्ट कामगार संगठनों के संपर्क में मार्क्स ने इन कामगारों के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना का निश्चय किया। उन्होंने बोला कि हमें एक अपना एक अलग से संगठन चाहिए, ग्रुप बनाना है। इस संगठन की शाखाएं विभिन्न नगरों में थी। यह उस काल की शुरुआत थी जब विचारक मार्क्स क्रांति के विचार दृष्टा बन गए, है ना? अब एक अच्छी जब उन्होंने क्रांति के रूप में अपने विचारों को व्यक्त किया। आगे है क्रांतिकारी मार्क्स। अब उनका जो उनके विचारों में जब क्रांतिकारी परिवर्तन आया वो समय क्या था? तो जब क्रांतिकारी के रूप में कार्ल मार्क्स आए तब तब उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। कामगारों के एक परिसंघ कम्युनिस्ट लीग के लिए कार्य करते हुए कार्ल मार्क्स एक क्रांतिकारी दल के संगठनकर्ता तथा नेता बन गए। अब वो क्या कर गए? क्रांतिकारी दल के एक संगठनकर्ता और नेता बन गए थे। 1847 में कम्युनिस्ट लीग की लंदन शाखा ने मार्क्स को पार्टी के उद्देश्य व लक्ष्यों को स्पष्ट करने वाले एक दस्तावेज को तैयार करने का जिम्मा सौंपा। क्या किया? 1847 में कम्युनिस्ट लीग की लंदन शाखा ने, लंदन की जो ब्रांच थी, उसने मार्क्स को पार्टी के उद्देश्य व लक्ष्यों को स्पष्ट करने वाले एक दस्तावेज को तैयार करने का जिम्मा सौंपा। कार्ल मार्क्स ने इस विचार रूपी पेशकश का स्वागत किया। उन्होंने क्या किया? इस विचार रूपी पेशकश का स्वागत किया, यानी कि जिम्मेदारी को लिया अच्छे से और वर्ष 1848 के आरंभ में इसे सृजित किया, यानी कि बना के खत्म कर दिया। इस दस्तावेज का प्रकाशन जो है, यानी पब्लिश ये कब हुआ था? वर्ष 1848 की पेरिस क्रांति के कुछ सप्ताह पूर्व ही ये हो गया था। ओके, इसे द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में था ना। तो कम्युनिस्ट लीग ने इसे सौंपा था।
तो ये इसका नाम कैसे रखा गया, इसे द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया 1848 में। अब है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी के उक्त घोषणा पत्र में